हेलो स्टूडेंट, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने विजन पीटी 365 को शुरू किया हुआ था, जिसमें अभी तक हमने सेक्शन वाइज हर एक सब्जेक्ट के कवर अप किए हुए हैं। अभी हमारा अपडेटेड पार्ट रहेगा, जिसमें ये पहला पार्ट है जो जनवरी से 2 फरवरी तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं और इन सब के बारे में एक एनालिसिस करेंगे। इसमें आता है राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक में आते हैं, जैसे शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद के बारे में, सदन का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सब के बारे में क्या क्या अवधारणाएँ रही और क्या क्या जनवरी और फरवरी में घटनाक्रम रहे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, फिर साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है अर्थव्यवस्था के साथ आता है पर्यावरण को पढ़ेंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्रदूषण, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, सतत विकास के बारे में। अब इसके बाद आता है सामाजिक मुद्दे। तो सामाजिक मुद्दे क्या रहे जनवरी फरवरी में, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृति में क्या क्या अपडेटेड रहे, और इन सब के बारे में हम एक विस्तृत परिचर्चा करेंगे। ये हमारे मेजर टॉपिक रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था में पहला आता है शक्तियों का पृथक्करण के बारे में। तो शक्तियों के पृथक्करण में सुर्खियों में क्यों रहा है, पहले इसको देखते हैं कि सुर्खियों में यह क्यों रहा है। तो सुर्खियों में रहने का रीजन ये रहा है कि इसकी कॉलेजियम प्रणाली में कार्यकारी प्रतिनिधित्व की मांग ने भारतीय संवैधानिक में शक्तियों के पृथक्करण को जन्म दिया। तो किसने, कॉलेजियम प्रणाली में कार्यकारी प्रतिनिधित्व की मांग ने, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण में कौन का कैसा एक इसका सिनेरियो रहता है कि इसमें सबसे पहले आती है न्यायपालिका, फिर संसद होती है, फिर उसमें कार्यकारी सरकार आती है, जिसमें न्यायपालिका जो होती है वह कानून पर निर्णय लेने की शक्ति पर आधारित होती है। संसद कानून का निर्माण, उनमें संशोधन करने की शक्ति रखती है, और जो कार्यकारी होते हैं, कार्यकारी में कानून को लागू करने की शक्ति होती है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब आता है इसके आगे शक्तियों का पृथक्करण। ये देख लिया, तो शक्तियों का पृथक्करण किस तरीके से हुआ और किस बाद में ये चीज़ आया है, तो इनको पढ़ते हैं। जैसे शक्तियों के पृथक्करण में आया कि इनमें से प्रत्येक संस्था दूसरे पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, ये पहला हुआ। फिर जैसे दूसरा है कि हालांकि संविधान में शक्ति के पूर्ण और कठोर पृथक्करण का प्रावधान नहीं किया गया है, फिर भी कुछ अनुच्छेद शक्ति के पृथक्करण का संकेत देते हैं। तो कौन कौन से अनुच्छेद शक्ति का पृथक्करण देते हैं, पहला तो आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 शक्ति के पृथक्करण में बताता है, जो डीपीएसपी के तहत राज्य को यह निर्देश देता है कि वह न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण को सुनिश्चित करे। फिर दूसरा आता है अनुच्छेद 361, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के संरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में बात करता है। फिर तीसरा आता है अनुच्छेद 105 और 194, जो संसद एवं राज्य के लिए शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है। फिर आता है जो 112 से 212, जो संसद या राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच या न्यायालय पर प्रतिबंध आरोपित करने की बात करता है। फिर इसमें ये आते हैं किसमें, शक्ति के संपूर्ण कठोर एवं पृथक्करण प्रावधान नहीं किया गया, फिर भी कुछ अनुच्छेद शक्ति के पृथक्करण को दिखाते हैं। तो इनमें कौन कौन सा अनुच्छेद दिखाता है, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 105 और 194, और अनुच्छेद 122 और 212, ये शक्तियों के पृथक्करण के संकेत देते हैं। फिर आता है केशवानंद भारतीवाद, जो शक्तियों के पृथक्करण के संविधान का मूल ढांचा बताया है इसमें। फिर राज्य के सभी तीनों अंगों में 3 शक्तियां और जिम्मेदारियों का अतिव्यापन प्रकट हुआ है, जिसमें आता है अनुच्छेद 13 आता है, जो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। फिर आता है अनुच्छेद 32 और 226, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित होता है। फिर आता है अनुच्छेद 142, जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की असाधारण शक्ति के संदर्भ में बात करता है। तो इन सब से ये संबंधित है। फिर आता है शक्तियों के पृथक्करण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो इसकी अवधारणा रही है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहली बार यह अवधारणा 4वीं सदी में इसका अरस्तु की कृतियों में मिलता है। तो इसका सबसे पहले इसका जो अवधारणा है वो कहाँ मिलती है, अरस्तु की कृतियों में। अरस्तु ने सरकार के 3 अभिकरणों को महासभा, लोक अधिकारियों और न्यायपालिका के रूप में वर्णित किया था। फिर आता है आधुनिक समय में, ये पहली बार की बात की गई। फिर आता है आधुनिक समय में। आधुनिक समय में 18वीं सदी में फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू
ने किया था। इसका जो 18वीं सदी में मोंटेस्क्यू के समय में हुआ। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक ले डे ला एस्पिरेट डेस लॉइस द स्पिरिट ऑफ लॉज ने इस सिद्धांत को अत्यधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप वर्णित किया है। तो ये आधुनिक समय से संदर्भित हो गया। और जो दूसरा था कि ये पहली बार अरस्तु के समय में किया गया, जिनमें 3 अभिकरणों को महासभा, लोक अधिकारियों, न्यायपालिका के रूप में वर्णित किया। फिर आता है इनके संदर्भ में कि क्या क्या रहा। फिर इनके संदर्भ में आते हैं नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जो इसके शक्ति के पृथक्करण में क्या क्या है, क्या नागरिकों के अधिकारों और उनके पृथक्करण की बात करता है। पहला एक हो गया। फिर आता है दूसरा कि यह व्यवस्था तानाशाही और अराजकता के उद्भव को रोकता है तथा संवैधानिकता को सर्वोच्च रखता है। फिर आता है न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। फिर अलग अलग संस्थानों के बीच कार्यात्मक विशेषज्ञता को सृजित करता है, साथ ही शासन में दक्षता को सुनिश्चित करता है। इन सब के बारे में। और सरकारी संस्थाओं के बीच संघर्ष को कम करता है। तो इससे संदर्भित है कौन कौन से इसके सिद्धांत के महत्व है। पहला तो ये कि नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। दूसरा, व्यवस्था तानाशाही या अराजकता के उद्भव को रोकता है। तीसरा, न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। चौथा, यह अलग अलग संस्थाओं के बीच कार्यात्मक विशेषज्ञता सृजित करता है, साथ ही यह शासन में दक्षता सुनिश्चित करता है और सरकारी संस्थाओं के बीच संघर्ष को कम करता है। तो ये इसके सिद्धांत हैं। इसमें शक्तियों के पृथक्करण के लिए न्यायपालिका के निर्णय कौन कौन से दिए गए। न्यायपालिका के निर्णय में दिया गया है, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इन्होंने कहा था कि मूल ढांचे के अधीन बताया था कि संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति मूल ढांचे के अधीन है और इसलिए मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। फिर दूसरा आता है IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य, जो दूसरा वाला आता है, जिसमें न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में बताया गया कि यह पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है। फिर तीसरा आता है रामजबाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, जो भारतीय संविधान में वास्तविक शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में कठोरता नहीं दी है, हालांकि सरकार के अलग अलग भागों या शाखाओं में पर्याप्त अंतर को किया हुआ है। तो ये तीसरा है इसमें। फिर इसके बाद आता है पी कन्नादासन बनाम तमिलनाडु राज्य। फिर आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। फिर करतार सिंह बनाम पंजाब वाद आता है। ये सब इस तरीके के जो न्यायालय के समक्ष निर्णय दिए गए हैं, उनके संदर्भ में क्या क्या कानून रहे, क्या इनकी विशेषता रही, उनके संदर्भ में दिया गया है कि उनकी संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं में किस तरीके का निर्माण किया जाएगा, क्या क्या प्रावधान रहेंगे, इन सब के बारे में बताया गया है। जिसमें कौन कौन से हैं। पहला तो क्या निर्णय था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दूसरा आता है IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। फिर तीसरा आता है रामजबाया कपूर बनाम पंजाब राज्यवाद। चौथा आता है P कदन्नासन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। चौथा आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। फिर आता है करतार सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद। ये सभी आते हैं। अब आता है इससे संबंधित तथ्य में पहला आता है जैसे राज्य न्यायिक आयोग के बारे में। राज्य न्यायिक आयोग विधेयक जो 2022 में आया है, इनके संदर्भ में क्या रहा है इनको देखते हैं। जो इनका पहला विधेयक रहा है कि इसे हाल ही में राज्यसभा में एक गैर सरकारी सदस्य ने NG के विधेयक 2022 को पेश किया था, जिसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करना है। तो इनका क्या उद्देश्य था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में ये था। फिर आता है इस विधेयक के द्वारा क्या निम्नलिखित जो प्रयास किए गए हैं या विनियमित किए गए उन सब के बारे में है कि पहला तो ये कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों सहित अन्य न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति करने की सिफारिश करने हेतु। दूसरा आता है कि उनके स्थानांतरण के लिए न्यायिक मानकों को निर्धारित करने के लिए न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा आता है सुप्रीम कोर्ट या न्यायाधीशों के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार और उनकी संबंधित व्यक्तिगत शिकायतों को विश्वसनीय और उचित स्थापित तंत्र का प्रावधान करने के लिए वो किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही के लिए संसद द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाने वाले प्रावधानों की प्रस्तुति के संदर्भ में है। तो इसमें कौन कौन से हैं। इसमें है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति विधेयक के संदर्भ में कि हाल ही में राज्यसभा द्वारा गैर सरकारी विधि सदस्यों ने NGC विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को विनियमित करना है। फिर यह विधेयक NGC द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को विनियमित करने का प्रयास करता है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश तथा सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने हेतु किया गया है, जिसमें उनके स्थानांतरण के लिए न्यायिक मानकों को निर्धारित करना निश्चित किया गया और उनमें विश्वसनीय और उचित तंत्र स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया। और इनकी कार्यवाही को न्यायाधीशों को हटाने की कार्यवाही के संदर्भ में संसद द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाने वाले समाधान की प्रस्तुति के संदर्भ में यह दिया गया है। अब इसका नेक्स्ट आता है कि संघवाद के संदर्भ में, कि संघवाद में क्या दिया गया है। संघवाद में इसका क्या दिया गया है, इसके संदर्भ में पढ़ते हैं कि संघवाद में क्या है कि संघवाद की दिल्ली को विशिष्ट दर्जा के बारे में बात करता है। हाल के दिनों में केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच टकराव जारी करने से केंद्र शासित प्रदेशों में नियमित प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव की मामला चल रहा है, उन सब के बारे में दिल्ली में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं में सिविल सेवकों की पदस्थापन और स्थानांतरण प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित है, इनके संदर्भ में है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई भी केंद्र शासित कुछ और नहीं बल्कि संघ का ही विस्तार है, इसके संदर्भ में बोला है। फिर आता है कि इसका वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की वर्तमान स्थिति के बारे में, कि सबसे पहले तो इसको कब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का विशेष दर्जा दिया गया। 59वें संविधान संशोधन के तहत 1991 में राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। फिर इसकी अपनी लोकतांत्रिक रूप में चुनी गई सरकार या विधानसभा का प्रावधान किया गया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 239A के बाद 2 अनुच्छेद जोड़े गए, जिसमें 239AA और 239AB को जोड़ा गया। फिर विधानसभा के पास राज्य सूची या संवर्ती सूची में भी कुछ सूचीबद्ध करने की शक्ति होगी तथा यहाँ तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। और यदि उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच किसी मामले पर मतभेद हो जाता है तो उपराज्यपाल इस मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, साथ ही राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार काम करेगा। और एनसीटी में इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि केंद्र सरकार के न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली संशोधन के अधिनियम 2021 में किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को सरकार शब्द का अर्थ एलजी होगा और दिल्ली के मंत्रिमंडल या किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप में लिए गए निर्णय को किसी कार्यकारी कार्यवाही में उपराज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा और उपराज्यपाल की उन विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करने या उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान की गई है, जो संयोग से ऐसे मामले को शामिल करते हुए विधानसभा में प्रदत्त शक्तियों के बाहर है। तो इन सब के बारे में है। तो इसमें दिल्ली और पुदुचेरी को एलजी की शक्तियों के बीच में अंतर के बारे में कि दिल्ली को एलजी की पुदुचेरी के एलजी से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें दिल्ली के एलजी को कार्यकारी कार्य सौंप दिए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री के परामर्श से लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। और यदि संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के तहत ऐसा उपबंध किया गया है तो दिल्ली का उपराज्यपाल GNCTD अधिनियम 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य संचालन नियम 1993 द्वारा भी निर्देशित होंगे। और वहीं दूसरी तरफ पुदुचेरी का एलजी अधिकतर मामलों में संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 द्वारा निर्देशित होता है और संविधान के अनुच्छेद 239 और 239AA में सहित GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 में यह स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसी तरह यह केंद्र सरकार की भूमिका पुदुचेरी की तुलना में कहीं अधिक होगी। अब आता है दिल्ली सरकार के प्रशासन के विकास के बारे में। दिल्ली सरकार के प्रशासन के विकास के बारे में आता है कि इसमें क्या किस तरीके का किया गया है कि दिल्ली सरकार के प्रशासन के बारे में कि पहला तो ऐसे कि भाग सी में 1950 में इसे भाग सी में राज्य बनाया गया। पहला तो एक इसे भाग सी में राज्य बनाया गया। तो 1951 में इसे निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया। फिर राज्य पुनर्गठन के तहत दिल्ली को यूटी का दर्जा 1956 में दिया गया। फिर 1966 में दिल्ली को समिति प्रतिनिधि सरकार प्रदान कर दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया और 1991 में 59वें संविधान संशोधन के तहत इसे GNCTD अधिनियम 1991 को पारित किया गया और 2021 में GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें पहला आता है कि दिल्ली को आता है दिल्ली सरकार के लिए पहला तो यह 1950 के अंतर्गत आता है, जिसमें इसको शामिल किया गया। 1950 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। फिर 1991 में निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए। फिर उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत यूटी का दर्जा दिया गया
1966 में दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया। 1991 में GNCTD अधिनियम पारित किया गया और इसे 2021 में संशोधित अधिनियम पारित किया गया। अब आता है सदन के अध्यक्ष के संदर्भ में। सदन के अध्यक्ष के संदर्भ में इसमें केविन मैकार्थी को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का स्पीकर अध्यक्ष चुना गया है। केविन मैकार्थी को दिल्ली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष चुना गया है, केविन मैकार्थी। और इसमें केविन मैकार्थी रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 93 के अंतर्गत की जाएगी। अपने सदस्यों को निर्वाचित करता है और जैसे ही लोकसभा का पद रिक्त हो जाता है तो उसे सदन के दूसरे सदस्य चुनते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति तय करता है, जो अनुच्छेद 178 के तहत राज्य विधानमंडल विधानसभा अध्यक्ष संबंधी उपबंध दिए गए हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में यह अपने अध्यक्षता के साथ साथ संसदीय समूह के पद के अध्यक्ष भी होते हैं और जब तक लोकसभा भंग होती है तब तक अध्यक्ष पद रिक्त नहीं करता है और नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक पद बना रहता है। और इनकी शक्ति एवं कार्यों में इन्होंने सदस्यों, संपूर्ण सदन और इसकी समितियों, शक्तियों, विशेष अधिकारों का संरक्षक होते हैं। संसदीय मामलों में उनका निर्णय अंतिम होता है। यह भारत के 3 स्रोतों जिनमें भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराएं के प्रति इनकी शक्तियाँ एवं कर्तव्य होते हैं। पहली बार ये मतदान नहीं करते लेकिन निर्णायक मत डालते हैं। वह धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय भी इनका निर्णय में अंतिम होता है। पद से हटाए जाने की प्रक्रिया में अनुच्छेद 94 दिया गया है, जिसमें विशेष बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है। उपाध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है और जब लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तब लोकसभा का सदस्य नहीं रहते हैं और यदि उसके पद से हटाने की संकल्प विचाराधीन है तो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते। यह अनुच्छेद 96 के अंतर्गत है। और इनकी वेतन एवं से संबंधित अनुच्छेद 97 है, जो संसद द्वारा निर्धारित किया गया है, जो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो अभी कौन बनाए गए हैं हाल ही में अध्यक्ष? केविन मैकार्थी को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष चुना गया है। अब आता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर और लोकसभा अध्यक्ष में तुलना क्या है। इनके बीच में तुलना पढ़ते हैं कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष होते हैं या स्पीकर होते हैं उनको कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान साधारण बहुमत द्वारा चुना जाता है और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उनको लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा चुना जाता है। और इनके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर को यह एक साथ सदन का पीठासीन अधिकारी, दल का नेता तथा अन्य कर्तव्यों के साथ साथ सदन का प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी भी होते हैं, जो सचिवालय का प्रमुख होता है और उनके ही जो उसी के नियंत्रण निर्देशन में कार्य करता है। अमेरिकी संविधान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य को बाहरी व्यक्ति के स्पीकर नामित करने से नहीं रोकता है। हालांकि स्पीकर को आमतौर पर सदन के निर्वाचित सदस्यों के बीच में से चुना जाता है और इसमें लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। स्पीकर का चुनाव प्रत्येक 2 वर्षों में होता है, जो अमेरिकी के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है, और भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका 5 वर्षों का होता है। और स्पीकर को उस उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी की पंक्ति में दूसरे स्थान पर होता है। तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भी अनुपस्थिति में स्पीकर राष्ट्रपति कार्यभार संभाल सकेगा, लेकिन भारत में अध्यक्ष के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अब उपाध्यक्ष के बारे में सुर्खियों में क्यों रहे? सुप्रीम कोर्ट ने उपाध्यक्ष का चुनाव करने में विफल रहने पर केंद्र और 5 राज्यों को नोटिस जारी किया है कि ये 5 राज्य हैं जिनमें राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। कौन कौन से राज्य? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अपने सदस्यों में से करती है, जो अनुच्छेद 93 के अंतर्गत है, और जैसे ही उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो लोकसभा का एक अन्य सदस्य का चुनाव करती है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपाध्यक्ष की भूमिका में अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तथा वह अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और जब भी उसे संसदीय समिति के सदन के रूप में नियुक्त किया जाता है तो स्वतः ही वह अपनी समिति के अध्यक्ष बन जाता है।
लोकसभा के उपाध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य में वह अनुच्छेद 95 के अंतर्गत वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य करता है तथा तब पहली बार मतदान नहीं करता लेकिन निर्णायक का प्रयोग करता है और अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर सदन के दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। पद से हटाए जाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत दी गई है, जिसमें लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है और अध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है। वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता। यदि उसे उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो पीठासीन नहीं होगा, जो अनुच्छेद 96 के अंतर्गत आएगा, और वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 97 के अंतर्गत हैं, जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो भारत की संचय निधि पर भारित होते हैं। यह भारत के लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में है और जिसमें हाल ही में किसको नोटिस दिया गया है, जो 5 राज्यों में कौन कौन से राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड आते हैं। अब आता है संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में सुर्खियों में क्यों रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा किए गए भाषणों के कुछ अंशों को कार्यवाही से हटा दिया गया। इसमें कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार के विरुद्ध दिया गया। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में, विशेषाधिकार जो होते हैं वह 2 तरीके के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत होते हैं और एक सामूहिक होते हैं। जिसमें संसदीय विशेषाधिकार विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कुछ कानूनी संरक्षण होते हैं। इनके तहत सांसदों को उनके विधायी कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कुछ कार्यों के दिए गए बयान के अनुसार कुछ कार्यों को दिए गए बयानों तथा दीवानी या आपराधिक दायित्वों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और संसद यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र संस्था होती है कि क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या उसकी सदन में अवमानना हुई है। वह किसी भी अदालत को यह शक्ति नहीं सौंपी गई है और यदि पीठासीन अधिकारी सहमति देता है तो सदन इस प्रश्न पर विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है और इसे विशेषाधिकार समिति को भी सौंप सकता है और राज्यसभा के लिए समिति के सदस्य में 10 और तथा लोकसभा के लिए समिति में 15 सदस्य होना आवश्यक होते हैं। जिसमें व्यक्तिगत विशेषाधिकार जो होते हैं वह संसद के प्रत्येक सदस्य को अपने आधिकारिक क्षमता से प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सांसद सदन में अपने मन की बात कहने के लिए स्वतंत्र होता है। संसद के सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तीसरा होता है कि सदन में यदि कोई बातें या प्रकट किए गए मत के किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और सदन के सत्र के दौरान गवाह के रूप में पेश होने की अनुमति आदि होता है, जो उसके व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। फिर आता है सामूहिक विशेषाधिकार। वह प्रदत्त विशेषाधिकार होते हैं जो प्रकृति में सामान्य होते हैं, जिसमें जैसे उदाहरण के लिए दस्तावेज, रिपोर्ट या चर्चाओं को प्रकाशित करने का अधिकार। दूसरा आता है अन्य लोगों को ऐसा करने से रोकना, अदालतों के लिए सदन की कार्यवाही की जांच करना, प्रतिबंधित करना। फिर आता है किसी दल सदन की गिरफ्तारी, रिहाई आदि की तत्काल सूचना प्राप्त करने के अधिकार आदि संबंधित होते हैं। फिर आता है संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित संवैधानिक व कानूनी प्रावधान में आता है, जिसमें संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 105 और 194 है, जो संसद तथा राज्य विधानमंडलों की शक्तियों, संसदों के सदस्यों की प्राप्त शक्तियों, विशेषाधिकारों और मुक्तियों से संबंधित होते हैं। फिर आते हैं कानूनी प्रावधान, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या सदन या किसी समिति की बैठक के दौरान सिविल मामलों में सदस्यों को गिरफ्तारी और नजरबंदी से मुक्ति का प्रावधान करता है। फिर तीसरे नंबर आता है कि प्रक्रिया के नियमों या पूर्ववर्ती निर्णयों पर आधारित विशेषाधिकार जो होते हैं वह सभापति या अध्यक्ष को किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी, सजा, कार्रवाई और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए होते हैं। अब विशेषाधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में पहला तो पीवी नरसिंह राव बनाम राज्यवाद में कहा गया कि विधायिका के सदस्यों को उन सभी सिविल और आपराधिक कार्रवाइयों के मामले में प्रतिरक्षा के व्यापक संरक्षण की आवश्यकता और उनके भाषण या बोर्ड से संबंधित होते हैं। दूसरा आता है एम शर्माबाद में कहा गया कि जब भी भाग 5 पे अनुच्छेद 194 का क्लॉज 3 के प्रावधान में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा होगी तो मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें 2 अधिकार हैं, पहला तो पीवी नरसिंह राव बनाम राज्यवाद में, दूसरा एम शर्माबाद में कहा गया है। फिर आता है मेयर या महापौर के पद के संदर्भ में कि ऑफिस ऑफ मेयर के सुर्खियों में क्यों रहा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि संविधान नगरपालिका के मनोनीत सदस्यों को मेयर का चयन करने के लिए वोट देने का अधिकार नहीं देता है। जैसे भारत में मेयर की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि वह किस तरीके की है कि नगर निगम में मेयर सामान्यतः पार्षदों द्वारा चुना जाता है और इसका चुनाव पार्षदों के बीच अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है, जिसे पार्षद समितियों के माध्यम से कार्य करते हैं और इनमें से सबसे शक्तिशाली स्थायी समिति होती है जो संचालन समिति के रूप में कार्य करती है, जिसमें सहकार्यकारी, पर्यवेक्षक, वित्तीय और कार्मिक शक्तियों का प्रयोग करती है। फिर आता है नगर आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर निगम की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है, जो सभी कार्यकारी शक्तियां नगर आयुक्त में निहित करता है, जिसमें 1992 का अधिनियम जो निर्वाचित मनोनीत पार्षदों का प्रावधान करता है। मनोनीत पार्षदों का चयन निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है और नगरपालिका प्रशासन उनके विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर चुना जाता है।
जैसे महापौर की शक्तियाँ एवं कार्य क्या होते हैं। पहला तो होता है कि नगरपालिका का नागरिक प्रमुख होने के नाते औपचारिक अवसरों पर शहर का प्रतिनिधित्व करना। फिर आता है नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना, आम जनता की शिकायतें सुनता है और उनकी समस्या का समाधान करता है। नगर पालिका के कार्यों का परीक्षण एवं निरीक्षण करना और नगर आयुक्त और राज्य सरकार के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करना और शहरी स्थानीय निकायों की सभी स्थायी समितियों के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करता है। मेयर के शक्तियाँ एवं कार्य होते हैं। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन का मामला किस तरीके से होता है कि भारत में मेयर के चुनाव की प्रक्रिया हाल के दशकों में कई प्रयोगों से गुजरी है, जिनमें वर्तमान में 6 राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जिसमें मेयर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। कौन कौन से राज्य? पहला आता है उत्तराखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। जिसमें गुण और दोष क्या है इसके? गुण ये है कि इसमें प्रणाली अधिक कार्योन्मुख होती है, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। मेयर्स के पास महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए एक व्यक्तिगत लोकतांत्रिक अधिदेश होता है और यह मॉडल लोकतांत्रिक राजनीति को मजबूत करके स्थायी नीय संलग्नता से नई ऊर्जा का परिवेश समावेश करेगा और इस बात से साक्ष्य मौजूद है कि प्रत्येक तौर पर निर्वाचित मेयर ने जवाबदेही पारदर्शिता में सुधार किया है। फिर इसके दोष के संदर्भ में आता है कि पहला आता है कि मेयर का व्यवहार मनमाना तथा भ्रष्ट होने से उसे हटाना मुश्किल होता है। फिर आता है निर्वाचित पार्षदों की भूमिका समिति हो सकती है और सामूहिक निर्णय लेने के आधार पर बनाई गई इस प्रणाली को मेयर्स के नेतृत्व में अध्यक्षात्मक व्यवस्था का रूप देना एक विरोधाभासी कदम होगा, या इसके संदर्भ में। फिर आता है ऑनलाइन गैम्बलिंग के संदर्भ में सुर्खियों में क्यों रहा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में यूजर्स की शिकायतों का निपटारा करने के लिए 3 शिकायत अपीली समितियों का गठन किया और इन समितियों का गठन सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3A के तहत किया गया है। इनसे संबंधित क्या है? इनसे संबंधित प्रत्येक जीएसी में एक पदेन अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते हैं। इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि का होता है। जिसमें जीएसी की भूमिका क्या होती है? समितियां सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा किए गए कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित निर्णयों का परीक्षण करेगी और ऐसे निर्णयों को निरस्त भी कर सकेंगे। और यदि कोई उपयोगकर्ता किसी सोशल मीडिया कंपनी के शिकायत अधिकारी द्वारा लिए गए कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित निर्णय से असंतुष्ट रहता है तो वह 1 महीने के भीतर जीएसी में अपील कर सकता है और जीएसी को अपील प्राप्त होने की 1 माह के भीतर उसका निपटान कर सकता है। और ये समितियां उपयोगकर्ताओं की अपीलों के निपटानों के लिए विशेषज्ञता और अनुभव वाले लोगों को सहायता ले सकती है और ये समितियां ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली भी अपनाएंगी। इसमें 3 शिकायत अपीली है। समितियां कौन कौन सी? प्रथम समिति आती है जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय के अधीन होती है और भारतीय साइबर अपराध केंद्र समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। दूसरी जीएसी होती है जिसका अध्यक्ष सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नीति और प्रशासन विभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव होता है और तीसरे का अध्यक्ष मैत्री के एक सीनियर वैज्ञानिक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। फिर आते हैं इसकी आवश्यकता क्यों? इसकी आवश्यकता भारत में इंटरनेट को खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेही बनाने के लिए और इंटरनेट मध्यवर्ती में के लिए संदर्भ में कि बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान नहीं कर रहे हैं और मध्यवर्तियों के बीच उपयोगकर्ताओं के बीच जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण करना जरूरी होता है, इसके संदर्भ में होता है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए क्या विनियम बनाए गए हैं? वर्तमान में भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए समर्पित विनियामक संस्था नहीं है और इसके लिए इसकी देखरेख सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत भारत में ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। संबंधित सुर्खियों में आता है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन किए गए, जिसमें मुख्य प्रावधान है कि ऑनलाइन गेम में कि इस गेमों को उन खेलों को कहा जाता है जो किसी न किसी प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क पर खेले जाते हैं और इन्हें इंटरनेट पर खेला जाता है, जिसमें धनराशि का निवेश होता है और यह केवल एसआरबी या विनियामक निकाय स्वीकृत गेम्स को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति दी गई है। और इसके अंतर्गत क्या क्या मानदंड है? गेम्स के परिणाम पर सट्टा नहीं लगा सकती, जिसमें गेम डेवलपर्स पर एक अनुपालन अधिकारी या नोडल अधिकारी या शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त करना होगा, यह इससे संदर्भित है। अब आता है ऑडिट डेटा मानकीकरण के संदर्भ में। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सरकार से ऑडिट डेटा मानकों को अपनाने का आग्रह किया है, जिसमें कैग द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा के 3 प्रकार हैं। पहला तो होता है वित्तीय लेखा परीक्षा, जिसमें कि निम्नलिखित प्रकार हैं, जिसमें वित्तीय लेखा परीक्षा, फिर नियमितता लेखा परीक्षा, रसीद लेखा परीक्षा और निष्पादन लेखा परीक्षा। जिसमें जो पहली आती है वित्तीय लेखा परीक्षा, वह यह जांच करना होता है कि कार्यपालिका की प्रशासनिक कार्यवाही न केवल निर्धारित कानून वित्तीय नियमों प्रक्रियाओं के अनुरूप है, बल्कि यह उचित भी है कि इसके परिणामस्वरूप कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हुई है। दूसरी आती है नियमितता लेखा परीक्षा, जो मुख्य रूप से यह जांच करना इसमें शामिल होता है कि सभी भुगतान विधिवत अधिकृत हैं या निर्धारित रूप से उचित वाउचर द्वारा प्रमाणित हैं कि नहीं।
फिर आता है रसीद लेखा परीक्षा, जो संघ स्तर पर आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क रसीदों की लेखा परीक्षा तथा राज्य स्तर पर राज्य करों की लेखा परीक्षा शामिल होती है। फिर आती है निष्पादन लेखा परीक्षा, जो इसमें किसी लेन देन से संबंधित एक योजना या एक कार्यक्रम के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अन्य संबंधित तथ्य में आता है कि कैग ने कहा है कि इससे अलग अलग विभागों, एजेंसियों तथा रखरखाव के लिए डेटा जानकारी को बेहतर विश्लेषण के लिए उन्हें सुगम तरीके से व्यवस्थित किया जा सकेगा। जो वर्तमान में लेखा परीक्षा प्रणाली है, जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षा प्रणाली और जो आंतरिक है, आंतरिक लेखा परीक्षा। वैधानिक लेखा परीक्षा का तात्पर्य होता है कि कैग द्वारा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की एजेंसी के माध्यम से की गई एक लेखा परीक्षा होती है, जो संविधान और साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का अधिनियम 1971 के अनुसार कैग को निम्नलिखित कार्य देती है, जिसमें कार्य आते हैं। पहला आता है कि केंद्र की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य विधानसभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि से किए गए सभी प्रकार के व्यय की लेखा परीक्षा करना। दूसरा आता है कि केंद्र सरकार और सभी राज्यों की आकस्मिक निधियों एवं लोक लेखाओं से संबंधित सभी लेन देनों की परीक्षा करना। तीसरा आता है कैग को केंद्र या राज्य सरकारों के विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नियंत्रण के अधीन किसी भी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करने का निर्धारण करना, प्राधिकार इसके अंतर्गत प्राप्त होता है। फिर आता है आंतरिक लेखा परीक्षा में यह संगठन की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए होता है, जिसमें इसके संबंधित एक एजेंसी को गठित किया जाता है और यह संगठन का एक अभिन्न अंग होती है, जो सीधे चीफ एग्जीक्यूटिव के अधीन कार्य करती है। और कैग की भूमिका आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की ऑडिट से जांच तक सीमित होती है। संबंधित सुर्खियों में आती है कि जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों को 4 साल की अवधि के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए चुना है, जो 2024 से 2027 तक होगी। जिसमें कैग ने विवरण प्राप्त किया है कि इसमें कहा गया है कि ILO ने बाहरी लेखा परीक्षक के नामांकन के लिए एक पैनल गठित किया था तथा देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों से प्रस्ताव देने का अनुरोध किया था। जो अलग अलग देशों में सर्वोच्च लेखा संस्थानों सार्वजनिक निकाय होते हैं, जो ये सरकारी राजस्व व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के लगभग हर सर्वोच्च लेखा संस्थानों से इंटोसाई का सदस्य होता है। और सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक स्वैच्छिक और गैर राजनीतिक संगठन होता है, जो अन्य कार्यों के साथ साथ लेखा परीक्षा मानकों, साई के गवर्नेंस और साई की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कार्य भी करता है। तथा इंटोसाई के 7 क्षेत्रीय संगठन होते हैं और ये क्षेत्र हैं जैसे अफ्रीका, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका। और ये जो अफ्रीका में है उसे AFRO-ACI कहते हैं, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में ARABO-ACI, एशिया में ASO-ACI, कैरिबियन में CARO-ACI, यूरोप और यूरेशिया में यूरो-ACI और लैटिन अमेरिका में OLACEFS और ओशिनिया में PASAI होता है। कैग को 2024 से 2027 तक ASO-ACI का अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु योजना संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन तथा अंतर्राज्यीय संसदीय संघ की वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बाहरी रूप से लेखा परीक्षा किया जा रहा है। तो यह कैग के संदर्भ में है कि इसमें क्या क्या है, वर्तमान प्रणाली में कौन कौन सी है, इसकी आंतरिक प्रणाली में क्या है, और हाल ही में किसी ILO के एक कार्यकारी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है 4 साल के लिए, वो भी 2024 से 2027 तक के लिए। अब आता है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसे शुभारंभ किया। इसका कार्यक्रम का उद्देश्य अलग अलग विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉक्स के प्रदर्शनों में सुधार करना है। इसके अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट 2022-23 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसको स्पष्ट उल्लेख केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया। मतलब इसका पहली बार जो घोषणा हुई थी वो 2022-23 के बजट में हुई थी और प्रेजेंट में इसे 2023-24 से स्पष्ट उल्लेख किया है। यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल पर आधारित होता है। इसे 2018 में शुरू किया गया तो इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम में देश भर के 112 जिले शामिल होते हैं। ABP के बारे में, इसकी विशेषताओं एवं विवरण के बारे में देखते हैं, जिसमें ये जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है इनके बारे में विशेषता है और विवरण क्या है। इसका कवरेज के बारे में, कवरेज में होता है कि इनके शुरुआत के कार्यक्रम में 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 500 प्रखंडों को शामिल किया जाएगा, जिसमें आधे से अधिक 6 राज्यों में, जैसे राज्यों के घटते क्रम में दिया गया उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हालांकि राज्य बाद में इस कार्यक्रम में प्रखंडों को जोड़ सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, युवा कौशल और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों की आवश्यक सरकारी सेवाओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।
महत्वपूर्ण संकेतक में आता है कि इसके तहत कई तरह क्षेत्रों के अंतर्गत 15 प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों की पहचान करना और राज्यों के पास स्थायी चुनौतियों को समाधान करने के लिए अतिरिक्त राज्य विशिष्ट को शामिल करना है। समय समय पर रैंकिंग तैयार करना। कार्यक्रम के फोकस बिंदु हैं कि यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम भारत के सबसे दुर्गम और अविकसित प्रखंडों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गवर्नेंस में सुधार लाने पर केंद्रित है, जो ऐसा मौजूदा योजनाओं को मिलाकर आउटकम्स को परिभाषित करके निरंतर आधार और उनकी निगरानी करके किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को 2018 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य देश भर में 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के 112 से सबसे कम विकसित जिलों का शीघ्रता से प्रभावी ढंग से विकास करना है। इसके महत्वपूर्ण संकेतक में है यह एडीपी 5 व्यापक सामाजिक आर्थिक विषयों के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें 5 विषय हैं: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास संरचना। इसमें डेटा रैंकिंग पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर जिला रैंकिंग में वृद्धिशील परिवर्तन को दर्शाती है तथा बेसलाइन रैंकिंग में आधार रेखा वर्ष की तुलना में जिले के प्रदर्शन को दर्शाती है। फिर आता है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी। इसके बारे में कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके माध्यम से देश के उत्तरी भूभाग पर भूसीमा पर गाँव में आवश्यक अवसंरचना विकास आजीविका के अवसर पैदा करने हेतु धन उपलब्ध कराया जाएगा। और जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख को शामिल किया गया और इस योजना को 2022-23 से 2025-26 तक के लिए मंजूरी दी गई है। और इस योजना के माध्यम से सीमावर्ती लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, पलायन को रोकने में मदद मिलेगी तथा इससे सीमा सुरक्षा में भी सुधार होगा। इसकी प्रमुख विशेषताओं में जैसा पहली विशेषता आती है कि जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों के सहयोग से जीवंत ग्राम कार्य योजना तैयार करेगा। दूसरा आता है सामाजिक उद्यमिता, युवा और महिला सशक्तिकरण इत्यादि को बढ़ावा देने के माध्यम से हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित विकास केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। फिर आता है कुल 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन में से 2500 करोड़ रुपए का उपयोग सड़कों के माध्यम से निर्माण के लिए किया जाएगा। केंद्र या राज्यों की योजनाओं को 100% सैचुरेशन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यकारी योजना की सैचुरेशन का अर्थ होता है कि सभी पात्र लाभार्थियों की योजना के निर्धारित सुविधाएं मिले और इस योजना का सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में साथ अतिव्यापन नहीं होगा तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के उद्देश्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के रहने वाले लोगों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। बीबीपी योजना के अपेक्षित परिणाम के अंतर्गत आता है कि देश के उत्तरवर्ती सीमा को गाँव में 12मासी सड़कों का विकास संभव होगा। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, सौर और पवन ऊर्जा के विकास पर ध्यान देने से साथ 24/7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार होगा, पर्यटन, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का विकास संभव होगा। इसके संदर्भ में आएगा। अब आता है लोक सेवा कंटेंट के बारे में। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लोक सेवा कंटेंट प्रसारित करने की सलाह दी जा रही है, जिसमें आता है कि इस संबंध में दिशा निर्देश नवंबर 2022 में मंत्रालय ने नई अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग नियमों में निर्धारित किए हैं। नई एडवाइजरी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को एसोसिएशन के साथ विचार विमर्श के बाद जारी किया है, जिसमें मुख्य विशेषताएं आती है कंटेंट के संदर्भ में। चैनल दिन में कम से कम 30 मिनट की अवधि के लिए लोक सेवाओं का प्रसारण करेंगे। इसके तहत राष्ट्रीय महत्व तो सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों को प्रसारित किया जाएगा। इन विषयों में शिक्षा, महिलाओं का कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं सांस्कृतिक विरासत आदि शामिल होते हैं। प्रसारकों को अपने कंटेंट में बदलाव करने की स्वतंत्रता होगी और प्रसारकों के बीच कंटेंट साझा किया जा सकता है। इनका समय होगा कि प्रत्येक महीने में 15 घंटे के लिए राष्ट्रीय हित में संबंध में कंटेंट को प्रसारित करें और प्रसारित करने पर कंटेंट को लगातार 30 मिनट का होना जरूरी नहीं है। रिपोर्टिंग के संदर्भ में इसे स्वैच्छिक अनुपालन और स्वप्रमाणन के लिए इसके मार्गदर्शन सिद्धांत होंगे और इसकी पहचान सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रसारित कंटेंट का रिकॉर्ड रखेगी। यह संबंधित है इससे। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में आता है एल्डरमैन के बारे में। एल्डरमैन जो मनोनीत सदस्य जो महापौर से दर्जे से छोटे लेकिन सामान्य पार्षद से ऊंचे दर्जे के होते हैं। इनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि संविधान नगरपालिका के एल्डरमैन को बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं देता है। एल्डरमैन किसी नगर निगम या नगरपालिका निकाय के सदस्यों को कहा जाता है और इनकी जिम्मेदारियां अलग अलग क्षेत्रों पर निर्भर करती हैं, जिनमें दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार उपराज्यपाल निगम के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु के 10 व्यक्तियों को नामांकित करता है। एल्डरमैन स्थायी समितियों के चुनाव दिल्ली नगर निगम की इन हाउस ऑफ वार्ड कमेटी की बैठकों में अहम भूमिका निभाता है। बहुराज्य सरकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तरीय
राष्ट्रीय स्तरीय बहुराज्य सहकारी समितियां आती हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSCS अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 3 बहुराज्य सहकारी समितियों के गठन की मंजूरी दी है, जिसमें 3 MSCS की स्थापना सरकार से समृद्धि और सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और ये लक्ष्य सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल को हासिल किया जाएगा। इसमें समितियों में आती है 3 नई सहकारी संस्थाएं, जिसमें महत्व में राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति, राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी जैविक समिति और राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी समिति आती है, जिसमें अलग अलग से इन सबके प्रावधान दिए गए हैं। फिर आता है लोकुर समिति के बारे में। लोकुर समिति को 1965 में रेखांकित किया गया। लोकुर समिति 1965, जिसे विशेषज्ञों ने इस तथ्य को रेखांकित किया है। यह भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय अप्रचलित मापदंडों का पालन कर रहा है और ये मापदंड लोकुर समिति ने किसी नए समुदायों को अनुचित जनजाति के रूप में परिभाषित करने के लिए निर्धारित किया है। लोकुर समिति के अनुसार निम्नलिखित मापदंड किए गए हैं जो समुदाय के पिछड़ेपन की ओर संकेत करते हैं, जिसमें पहला आता है समुदाय की आदिम प्रकृति या लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक लगाव, बड़े पैमाने पर अन्य समुदाय के साथ संपर्क करने की संकोच करना, पिछड़ापन इसके अंतर्गत आते हैं। और सरकार द्वारा विचाराधीन में नए मापदंड को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत आते हैं कि राज्य की शेष आबादी की तुलना शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन, ऐतिहासिक भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट भाषा शैली और जीवन चक्र, विवाह, गीत आदि से संबंधित एक मौलिक संबंध, संस्कृति की उपस्थिति, संगोत्र विवाह या विजातीय विवाह के मामले में मुख्य रूप से एसटीज के साथ वैवाहिक संबंध के संदर्भ में लोकुर समिति 1965 में इन नए मापदंडों को शामिल किया गया है। फिर क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के संदर्भ में उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। क्षैतिज आरक्षण क्या होते हैं? क्षैतिज आरक्षण का तत्व महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर समुदायों, दिव्यांग व्यक्तियों, SC, ST, OBC आदि को प्राप्त आरक्षण की तरह ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाता है और यह एक ऊर्ध्वाधर श्रेणी में भी लागू होता है। और ऊर्ध्वाधर श्रेणी में आरक्षण SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण होते हैं और इन तरीके से ये होता है, जिसमें क्षैतिज आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 16 के क्लॉज 1 के साथ साथ अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 के अंतर्गत यह आरक्षण है और जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण है वह अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 के अंतर्गत आरक्षण है। फिर आता है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में लोकसभा अध्यक्ष के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र जोन 3 में 19वें वार्षिक सम्मेलन का समापन किया गया, जिसके अध्यक्ष लोकसभा के पदेन सभापति रहे। संयुक्त संसदीय समिति के संदर्भ में इसे वर्तमान में विपक्षी दलों द्वारा JPC के गठन की मांग के कारण संसद की कार्रवाइयों को बाधित करने के संदर्भ में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया और यह एक तदर्थ समिति होती है जिसकी अवधि पूरी होने पर इसे भंग कर दिया जाता है, जिसमें जो सदस्य होते हैं वह संयुक्त संसदीय समिति के कुल सदस्य संख्या संसद द्वारा तय किए जाते हैं, जिनमें सदन के दोनों सदनों से तथा सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों से सदस्य होते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। इसे के अनुच्छेद में के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद के सदनों के साथ संबोधित करेगा और इसके बाद राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव हेतु दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर मतदान होता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट परियोजना या भारत के मुख्य न्यायाधीश परियोजना, ये इसको शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आम जनता को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तक पहुंच प्रदान करना है। और ESECR शीर्ष अदालतों के निर्णयों को डिजिटल संस्करण उपलब्ध कराने की एक पहल है और जिसमें आधिकारिक कानून रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज निर्णय उपलब्ध कराए जाएंगे। चार्जशीट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि चार्जशीट द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। इसे न्यायालय ने कहा है कि चार्जशीट को सार्वजनिक करने से पीड़ित आरोपी और जांच एजेंसियों के अधिकारों का हनन होता है। चार्जशीट एक औपचारिक पुलिस रिकॉर्ड होता है जिसे पुलिस हिरासत के लिए किए गए प्रत्येक व्यक्ति के नामों, आरोपों और व्यक्ति और आरोपियों की पहचान की जाती है। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट की 4 भाषाओं के में निर्णय उपलब्ध होंगे, जिसके अंतर्गत आती है कौन कौन सी भाषाएं। पहली भाषा आती है हिंदी, फिर तमिल, फिर गुजराती, उड़िया, जिसमें CGI ने कहा है कि इस कदम में नागरिकों को न्याय तक पहुंच में मदद मिलेगी क्योंकि अंग्रेजी के देश से अधिकतर नागरिकों के लिए समझने योग्य भाषा नहीं है। फिर आते हैं जमानत प्रक्रिया के संदर्भ में। जमानत प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है और जमानत शब्द किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई को व्यक्त करता है। हालांकि ऐसा मामला न्यायालय में तब तक लंबित रहता है जब तक कि न्यायालय पर इस पर अंतिम निर्णय नहीं देता है। जमानत एक अधिकार है जो आरोपी व्यक्ति को जमानती अपराध के लिए हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है और वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के तहत न्यायालय में जमानत की मांग कर सकता है।
फिर आता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कॉलेजियम की सहमति के बाद न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले उम्मीदवार की उपयुक्तता का मामला न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। न्यायिक समीक्षा एक प्रकार की अदालती कार्रवाई होती है जिसमें न्यायाधीश किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा दिए गए एक निर्णय में कार्रवाई की वैधता की समीक्षा करता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से न्याय समीक्षा के सिद्धांत को उल्लेख किया गया है। बार ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा आयोजित करने की बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्ति की पुष्टि की है। इस परीक्षा को पास करके एक अधिवक्ता देश की अदालतों में वकालत करने योग्य हो जाता है और संसद ने बीसीआई की स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की है और इसका उद्देश्य बीसीआई को विनियमित करने तथा इसे प्रतिनिधित्व करना होता है। फिर आता है वरिष्ठ अधिवक्ता के बारे में। वरिष्ठ अधिवक्ता केंद्र सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम दिशा निर्देशों को बदलने की मांग कर रहा है और ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जैसे बनाम भारत संघ के मामले में जारी किए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ताओं की उन विविध श्रेणियों में से होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए पात्र होते हैं, जिसके अंतर्गत किसी अधिवक्ता को उसकी क्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वरिष्ठ के रूप में नामित करता है और इन दिशा निर्देशों के तहत उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम की एक समिति या स्थायी समिति द्वारा पदनामित किया जाता है। अब आता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 51 की धारा 33 के क्लॉज 7 को रद्द करने के लिए दायर की गई एक याचिका को खारिज किया है, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार को 2 निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी चुनाव या संसदीय राज्य विधानसभा द्विवार्षिक चुनाव या उपचुनाव का लड़ने की अनुमति प्रदान होती है और इस प्रावधान को 1996 में जोड़ा गया था और पहले उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। इससे जुड़े मुद्दे में आते हैं चुनावों की लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है और इसे राजदोष पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। अब आता है भारत के निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चिन्ह में निर्णय के संदर्भ में। संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 ईसीआई के राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार है और इसका आदेश धारा 15 के तहत ईसीआई किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी समूहों या वर्गों के बीच इस दल को नाम चिन्ह के दावे के लेकर होने वाले विवाद पर फैसला कर सकता है। फिर आता है ई ग्राम स्वराज के बाद हाल ही में पंचायत राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज 2.0 मंथन नए रास्ते का निर्माण पर परामर्श के लिए एक बहुहितधारक सम्मेलन का आयोजन किया। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में इसका उद्देश्य तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से शासन के तृतीय स्तर की समीक्षा का निर्माण करना और इसका लक्ष्य विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, प्रगति की रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन में बेहतर पारदर्शिता लाना है और इस एप्लीकेशन को ई पंचायत मिशन मोड के तहत पंचायत इंटरप्राइज सूट के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है और इस पोर्टल में कोर मॉड्यूलर में पंचायत प्रोफाइल, योजना निर्माण, प्रगति रिपोर्टिंग और लेखांकन शामिल होता है। फिर आता है पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में। नागालैंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की और डीजीपी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। डीजीपी की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले 2006 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें डीजीपी के चयन राज्य सरकार द्वारा उन 3 वरिष्ठ अधिकारियों से किया जाएगा जिनके नाम की सिफारिश संघ लोक सेवा आयोग करता है और यूपीएससी ने 2009 में इस संदर्भ में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। यूपीएससी अधिकारियों के नामों की सिफारिश उनके सेवाकाल, बहुत अच्छे रिकॉर्ड और अनुभवों के आधार पर की जाती है और डीजीपी को 2 वर्षों का निश्चित कार्यकाल होता है, भले ही उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। फिर आता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 के बारे में। इसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया और इस समिति की थीम थी शेपिंग फ्यूचर डेवलपमेंट और यह एक वैश्विक मंच होता है और इसका आयोजन हर साल दुबई में होता है और यह मंच सरकार, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और नागरिक समाज के नेतृत्व को एक साथ लाता है और ये सभी मिलकर मानवता के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हैं, साथ ही दुनिया भर में सरकारों के भविष्य को आकार प्रदान करने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ पर ये अपडेटेड पार्ट का पॉलिटी वाला पार्ट फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पार्ट पढ़ेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।